Good morning everyone. Welcome to my channel KR Vision Classes. In the last video, we have discussed the introductory part of chemical reactions and equations, chapter 1 of chemistry of class 10th. Now, in this video, we will discuss the next topic or next content. आज की वीडियो में या आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये हमने पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। मैंने अपनी स्टडीज पर मेरे खुद के पर्टिकुलर कुछ रूल्स बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं या बुक में आपके रूल्स दिए हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम हिडन ट्रायल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें कोई भी इक्वेशंस दी हुई है, वर्ड फॉर्म में दी होगी, तो उसको हम सबसे पहले स्केलेटन केमिकल फॉर्म लिखेंगे, मतलब जो गिवन फॉर्म है उसको सिंपल सिंबलाइज करके हम लिखेंगे। दूसरे स्टेप में देखो, नाउ राइट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द टेबुलर फॉर्म, मतलब एक टेबल बनाएंगे हम जिसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिखेंगे हम, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। जैसे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो दो एलिमेंट लिखे मैंने। और फिर हमने देखा कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एटम है 1 और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने हैं 2। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने हैं 1 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 1 है। चलिए आगे देखते हैं हम इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे। रूल 3, आप इन्हें दो तरीकों से कर सकते हैं, बुक के रूल से भी, ठीक है। चलिए तो रूल 3 ये कहता है, जो मेरा अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे स्टडीज के या मेरी थीसिस के अकॉर्डिंग बना है कि सबसे पहले बैलेंस द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देन नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप कोई भी जो मेटल दिया होगा उसको बैलेंस करें सबसे पहले, या उसके अलावा कोई नॉन मेटल है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कुछ भी, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन जो भी नॉन मेटल्स है उन्हें बैलेंस करें। उसके बाद नेक्स्ट है देन बैलेंस द number of hydrogen and after that balance number of oxygen। और जो बुक में रूल है उसमें ये दे रखा है कि सबसे पहले जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है आप उन्हें बैलेंस करें, फिर उसके बाद वो बैलेंस होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी फिर उसमें देखो कि कौन सी चीज अनबैलेंस है। तो ऑब्वियस मतलब सबको मिलाकर एक चीज कह सकते हो आप कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर 4 to 5 एग्जांपल्स करा के दिखाती हूँ कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। जैसे पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केलेटन के लिए इक्वेशन लिखने के बाद टेबल बनाएंगे बेटा। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखोगे आप, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आर मतलब रिएक्टेंट में एटम और पी मतलब प्रोडक्ट में एलिमेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग। तो मैग्नीशियम जो एक मेटल है वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है तो प्रोडक्ट में 2 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। केमिकल इक्वेशंस के अंदर जब भी हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी हमने प्रोडक्ट वाली ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Mg + O2। अब हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई आगे की तरफ करना होगा, लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि ये Mg से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो Mg का नंबर चेंज हो गया यहाँ पे
2 हो गया, तो यहाँ पर भी चेंज करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट वाले को, ठीक है। तो 2 Mg प्लस O2 इट इम्प्लाइज 2 MgO। जब फर्स्ट से सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसके बाद आप करोगे कंटिन्यूअसली तो बहुत इजीली आप हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ 2 से 3 इक्वेशंस पहले लिखती हूँ ताकि उनको एक साथ हम सॉल्व करें। इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा मैंने जो इक्वेशन लिखी है वर्ड फॉर्म में है। पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली जल्दी से आपको बता देती हूँ। बेरियम Ba सिंबल, क्लोरीन Cl, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा BaCl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम, यहाँ सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, इसकी -2, इसका फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ऐसे ही अगला है एल्यूमिनियम क्लोरीन +3 -1 मल्टीप्लाई करने पर आएगा AlCl3, और बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4। तो यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूले सीख लिए क्विकली। चलिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक इक्वेशन लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस इट इम्प्लाइज बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब हम टेबल बनाते हैं अपनी, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं सबसे पहले। इसमें तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। अब एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, जल्दी लिखेंगे हम। बेरियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन। बेरियम कितने हैं 1 1, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो बेटा, जैसे SO4 को पूरा ही कंपाउंड मान के यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर आपको उस तरीके से, आपको जैसे भी मेथड इजी लगे हिट एंड ट्रायल में आप कर सकते हैं। क्लोरीन के कितने पार्टिकल्स हैं, आई मीन कितने एटम्स है 2, ठीक है, यहाँ पर है 3। सल्फर के कितने हैं 3, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने हैं 12, यहाँ सल्फर के कितने हैं 1 और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ तक आपको करना है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम यानी एक मेटल है तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया है, बेरियम ऑलरेडी बैलेंस है। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी आपके पास BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इट इम्प्लाइज BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब क्लोरीन प्रोडक्ट में कितने हो गए 3 × 2 6, तो हमें पहले प्रोडक्ट में क्लोरीन को रखना है 6 3 की जगह पर, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को ही करते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कितने हैं 2, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने रिएक्टेंट में जो क्लोरीन है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice it implies BaSO4 plus AlCl3, सॉरी 2AlCl3, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेरियम देखिए, यहाँ पर बेरियम 1 है या 3 है तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए 3 हो गए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। हिट एंड ट्रायल है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से आप समझ जाएंगे। अब सल्फर देखिए यहाँ पे टोटल सल्फर यहाँ 3 है, यहाँ सल्फर कितने हैं 3 × 1 3। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 × 4 12, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 3 12। तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 हो गए हैं और ये सल्फर 3। तो आपके पास जो पूरी बैलेंस इक्वेशन आई है वो ये आई है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आई होप समझ में आया होगा। इट डिपेंड, इट इज ए मैथमेटिकल प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं अपने कंसेप्ट में।
चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच two reactants forms a single product. जिसमें दो रिएक्टेंट, कोई भी दो रिएक्टेंट जो होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, वो दो आप कोई भी ले सकते हो, मतलब दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, या दोनों कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में क्लोरीन को अगर आप मिलाएंगे या कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, बताइए मुझे। कैल्शियम ऑक्साइड या क्लोरीन या वाटर भी ले सकते हैं आप, इसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस बाद में करेंगे, पहले मैं आपको जनरली समझा रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें दो रिएक्टेंट होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से, आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी इजी इट इज। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब एग्जिट करना, ठीक है, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which heat is released or evolved, बाहर निकलती है, ठीक है, heat is released or evolved after the reaction। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास क्या है, हीट बाहर निकलती है, जिसमें उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, अभी मैं समझाऊंगी आपको कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कार्बन में आपने ऑक्सीजन ऐड करा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, हीट की फॉर्म में निकलती है, हीट उसमें गर्माहट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो वो भी एक ऐसा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तो प्लीज नोट दीज नोट्स। चलिए आगे देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड कैटेगरी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। Those reactions in which heat is given या heat is absorbed during reaction। जब भी किसी रिएक्शन को करने के लिए, होने के लिए हम हीट देते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन को करने या उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन इज व्हाई respiration is called exothermic reaction। कि जो रेस्पिरेशन है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हमें भी नहीं समझ में आता था, तो हमने तो वैसे भी साइंस हिंदी में पढ़ी है,
बट इट्स ओके। चलिए आगे हम देखते हैं, कंसेप्ट कैसे भी हो बेटा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं रेस्पिरेशन। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है। मैं एक लाइन में आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का पहले डिफरेंस सीखेंगे, ठीक है। देखो दोनों को हिंदी में तो सेम नाम कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ब्रेकिंग का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। जब वो खाना डाइजेस्ट होता है, आपने डाइजेशन में भी पढ़ा होगा कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं जो हमारे बॉडी की फिजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, और जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन, सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है तो ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ब्रीथिंग जो होता है वो सिंपल एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का प्रोसेस है। किसकी एक्सहेलिंग और इनहेलिंग? और CO2 को तो हम एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जैसे लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, सिंपल ब्रीथिंग हुई। तो जब मैं खाना खा लूंगी, खाना खाने के बाद एनर्जी बनती है ना, यानी रिएक्शन होने के बाद एनर्जी बनी, तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ आपके पास। इसकी केमिकल इक्वेशन देखिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजें पढ़नी है बेटा आपको, ठीक है, एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ये जो पूरी रिएक्शन है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप इसे बैलेंस खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें ये ग्लूकोज जो होता है सेल्स में, जो ग्लूकोज बना है, ये ऑक्सीजन जो सेल में प्रेजेंट है इससे रिएक्शन करके ये तीनों कंपोनेंट बनाता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी बाद में बनती है उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और रेस्पिरेशन में एनर्जी बाद में बनती है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। बहुत बार पेपर में, पिछले बोर्ड के एग्जाम्स आप उठा के देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको क्वेश्चंस मिलेगा 2 से 3 मार्क्स का। तो प्लीज इसे प्रिपेयर करना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपकी बुक में, थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। व्हाइट वॉश जब हम कराते हैं तो हमने देखा है कि जब हम कोई भी पेंट करते हैं, स्पेशली व्हाइट वॉश करते हैं, तो उस दिन उसमें चमक नहीं होती, 2-3 दिन बाद चमक आती है। क्यों आती है? ठीक है, सबसे पहले देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, सॉरी, व्हाइट वॉश के अंदर ये डला हुआ होता है, मतलब व्हाइट वॉश जो होता है वो इससे बना हुआ होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे एयर में वो धीरे धीरे है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, यानी शाइनिंग जो होती है वो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बाद आती है जब वो ड्राई हो जाता है। तो जो व्हाइट वॉश है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, पतली है, थिन लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बनती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है। और वाटर मतलब वो हो जाता है, उड़ जाता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है एक तरीके से, तो इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लेयर फॉर्म होता है, इसकी वजह से शाइनिंग अपीयरेंस होती है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन वाला और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आए हो तो उन्हें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट।